अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका पसंदीदा प्रोग्राम टी विद टैलेंट के साथ आपका होस्ट डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान हाजिर खिदमत है। जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरे इस प्रोग्राम में हमेशा मैं ऐसी शख्सियात का इंतखाब करता हूँ कि जो माशरे में एक मकाम भी रखते हैं, मेहनत के साथ उस मकाम को हासिल करते हैं, उसमें टैलेंट भी होते हैं। देखें, टैलेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सियासत भी आती है, समाज भी आता है, एजुकेशन भी आता है, इंजीनियरिंग भी आती है। हर शोबा जो है वो टैलेंट में मौजूद होता है। आज की जो मेरी शख्सियत है उसका ताल्लुक़ ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, मीडिया पर्सन है, अखबार के एडिटर, चीफ़ एडिटर। एक लंबा सफ़र है उनका और आज सलामती इंटरनेशनल ने फ़ैसला किया कि आज उस हस्ती को हम अपने प्रोग्राम टी विद टैलेंट में इनवाइट करें। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मोहसिन नकवी का एक शेर मुझे बड़ा याद आ रहा है कि जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। तो मोहसिन नकवी साहब आज दुनिया में नहीं, लेकिन उनके आशार ऐसे हैं कि दिल को भा जाते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, चलते हैं आज के मेहमान की तरफ। हमारे मुल्क का एक मारूफ़ नाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, चैनल के हवाले से, जनाब इसाक़ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेहरबानी, शुक्रिया आपने तशरीफ़ लाए, मैं खैर शुक्रिया बजा लाता हूँ। अच्छा इसाक़ साहब, ये बताइएगा कि ये काम जब आपने ह्यूमन राइट्स का शुरू किया तो आपको कितना अर्सा हुआ इस काम में आए हुए? डॉक्टर साहब, ये तो लंबा सफ़र है। बचपन से ही कोई खुदा ने ऐसा अंसर पैदा कर दिया था जो अपने गांव में रहकर भी मीडिया से ताल्लुक़ था, प्रेस से ताल्लुक़ था। अच्छा, गांव कौन सा है? हमारा गांव मेहड़े जो ज़िला दादू का बनता है, वहाँ पे सहूलत न होने के बावजूद भी जो भी अदबी संगत वगैरह थी उनमें हिस्सा लेते थे, उनके प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। फिर मीडिया में हिस्सा लिया। उसके बाद खुदा ने मुझे खिदमत खल्क़ के लिए चुना। उस सफ़र में आपकी रहबरी में हम चलते रहते हैं। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि हमारी रहबरी तो अपनी जगह, लेकिन जिस तेज़ी से अल्लाह ने आपको उरूज दिया, तो उस उरूज के पीछे किसका हाथ आप समझते हैं? इस उरूज में हाथ मज़लूमों की, गरीबों की, मजबूरों की जिस वक्त मदद होती है, शायद उनकी दुआओं के सदक़े ये सबब है। वरना जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करते भी NGO बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, आजकल कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला, मैं दावा से करता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ, कोई भी NGO वाला ह्यूमन राइट्स का, गरीबों का मुफ्त में काम करने वाला कोई नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी की इसाक़ शेख साहब। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इसाक़ शेख साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात ये की कि यहाँ ह्यूमन राइट्स का जो काम करने वाले हैं वो बग़ैर पैसे के कोई काम नहीं करते। अच्छा, ये इत्तलात तो खैर हमारे पास भी थी, लेकिन आज इस नुक्ते पर जिस तरीके से इसाक़ साहब ने हमें पॉइंट आउट किया, तो इसाक़ साहब ये बताइएगा कि आप ये जो काम करते हैं ह्यूमन राइट्स का, तो ये बग़ैर किसी मुआवजे के करते हैं? बिल्कुल, मैं किसी से आज तक कभी भी किसी से फ़ंड नहीं लिया है। ये एज़ाज़ खुदा ने दिया है। हमारा अपना इज़्ज़त का कारोबार है, अपना माशरे में अपनी कारोबार की ज़हनत है, हर चीज़ है। उसी से जितना होता है हम गरीबों, मज़लूमों के लिए काम करते रहते हैं। फील्ड में उनकी मदद के लिए आधी रात में आवाज़ उठाते, आवाज़ बुलंद करते हैं। और मुझे अफसोस होता है कि इस सफ़र में, कठिन सफ़र में बहुत चंद लोग इकट्ठे चलते हैं। आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे NGOs हैं वो करप्शन में शुमार हो चुकी हैं, जो गरीबों के नाम पे खुद अपने बंगले बना के अमीर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ NGOs ऐसी हैं इसाक़ साहब के जो रजिस्टर्ड हैं और सिर्फ़ अखबारात की हद तक हैं, बड़े बड़े बंगले किराए में लेके बैठती हैं और करोड़ों रुपए का फ़ंड लेती हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी NGOs माशरे को कुछ दे सकती हैं? ऐसे NGO माशरे में, माशरा हमारा जितना
तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं, मगर हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। कोरोना के दौरान हो, रमज़ान शरीफ के दौरान हो, सैलाब के दौरान हो, हुकूमत ने, बहुत सारी NGOs ने गरीब लोगों की मदद की, मगर जो हमारे तहत इतलात आई कि सफ़ेद पोश लोग फिर भी महरूम रहे, इससे अंदाज़ा होता है कि ये इमदाद कहाँ तक जाती है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, पिछले दिनों जब ये कोविड-19 के हवाले से मैं टीवी देख रहा था तो मैंने सोशल मीडिया पे आपको देखा था। आप किसी मसले पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किसी मसले को हाईलाइट कर रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे आपको देखा था, शायद राशन का मसला था। वो क्या मसला था, याद है आपको? वो मसला दरअसल मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में JCD हो, सैलानी हो, छिपा हो, बहुत सारी तंजीमें जिनको यहाँ के मुखर हज़रात ने अपनी वसीयत से मुताबिक उससे ज़्यादा डोनेट किया, मगर फिर भी मेरे पास ऐसे शवाहिद और एप्लीकेशन आ रही थी कि सफ़ेद पोश लोगों तक अभी भी नहीं पहुँचा। अभी तक वो कासिर हैं पहुँचने में। ये फ़ाल्ट है उन तंजीमों का। मैं हाथ जोड़ के उनको अपील करूँगा, खिदमत खल्क का काम करें, खुदारा सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचने के लिए इस तरह के अजीम लोगों का साथ लें या हमारा साथ लें, तो आपको बताएं कि हकीकी सफ़ेद पोश कौन है। अच्छा, ये बताएं, अब आपने बात छेड़ी दी है इसहाक साहब, और जब बात छिड़ती है तो बहुत दूर तक जाती है। ये सफ़ेद पोश, देखें, मुझे अरसा हुआ, आप जानते हैं, मैंने हमेशा सफ़ेद पोश लोगों के मसाइल पे लिखा, उन्हीं के मसाइल पे आवाज़ उठाई। तो सफ़ेद पोश होते हैं, इनकी क्या, आपकी नज़र में इनकी क्या डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ क्या है सफ़ेद पोश? डॉक्टर साहब, सफ़ेद पोश का मकसद तो सबको पता है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, अपनी ज़मीर के मुताबिक वो मर तो जाते हैं, उनका कफन दफन का बंदोबस्त नहीं हो सकता, तब पता पड़ता है कि ये तो सफ़ेद पोशी के आलम में मर गया। ऐसे लोगों को ढूंढने में ये सुन्नत नबवी है। अच्छा, ऐसे लोग तो माशरे में बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ तो जब ऐलान होता है कि जी 3000 रुपये बट रहे हैं तो एक लाइन लग जाती है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक डाटा इकट्ठा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, शायद आपके इल्म में है। उस डाटा में वो NCR या NICR के हवाले से एक डाटा, अच्छा, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ UCs के अंदर ऑफिसेज़ बनाए हुए हैं, वो गरीब और सफ़ेद पोश लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है। उसमें उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी है गवर्नमेंट की तरफ से। एक गवर्नमेंट का एक अच्छा प्लान है जो होने जा रहा है। लेकिन आप अगर वहाँ जाके देखें, सुबह फजर से और रात गए तक लाइन लगी होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपका सवाल काट रहा हूँ, ये सवाल नहीं, ये आप जवाब दे रहे हैं। इसी पे तो दिल खड़कता है कि हुकूमत जो गरीबों को मदद करने जा रही है, वो मदद के नतीजे में सुबह से लेकर रात तक अपना रोज़गार छोड़ के लाइन में खड़े होती हैं। उनको न पानी मिलता है, न पंखा मिलता है, जिस वजह से 2-3 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ये आपके इल्म में सलामती न्यूज़ की मेहरबानी है जो इस तरह के प्रोग्राम करती हैं। आपकी काविशों को सलाम पेश करता हूँ, फ़ख्र कर पर महसूस करता हूँ। इस एहसास प्रोग्राम के इंदराज के दौरान 1-2 लोग मर भी चुके हैं और अभी भी उनकी रश इतनी लग रही है। कोई निज़ाम नहीं है तब्दीली का कि उन लोगों को तरीके से टोकन दिया जाए या उनको घर बैठे उनकी रखा जाए, और न उनके पास उसी दौरान कोरोना के हवाले से भी कोई ख्यालात नहीं रखा जाए। अभी आप खुद बताओ कि हुकूमत कहाँ जा रही है। इसहाक साहब, देखें, बातें तो बड़ी प्यारी हैं। अब सवाल ये आता है कि आप जैसे मोतबर लोग DC से भी मिलते हैं, कमिश्नर हजरात से भी मिलते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास भी आप मीटिंग करते हैं, आप DSP हजरात से भी मिलते हैं, SP हजरात से भी मिलते हैं, SHO से भी मिलते हैं। तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं, आप जब आला हुकाम से जाके मिलते हैं, तो ये बात आप उनसे करते हैं जो आप आज चैनल पे कर रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम करते रहते हैं, मगर वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये जो निज़ाम है ना, ऊपर वफाकी हुकूमत के तमाम ऊपर से तक आए, जिस वजह से जो नीचे ब्यूरोक्रेट है ना, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, उस पर कुछ एक्शन लेने वाले नहीं। अच्छा, ऊपर कितना क्या ये दरख्वास्त अल्लाह मियां की तरफ जाती है? ये डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो माशाल्लाह अपनी सिफत में तब्दीली लाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसकी टीम जो है ना, वो सारी करप्ट है। अच्छा, देखें, ये बात तो मीडिया कब से कह रहा है, सोशल मीडिया भी कह रहा है, प्रिंट मीडिया भी कह रहा है
कि खान साहब, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ईमानदार तरीन शख्स हैं, लेकिन उनके अतराफ़ में जो 40 लोग हैं वो करप्ट लोग हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो खान साहब को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनके अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से बड़े सख्त इक़दामात और नोटिस किए, लेकिन अभी तक उसका समर नीचे नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ अनासिर ऐसे हैं जो आवाम को खुशहाल देखना नहीं चाहते। क्या समझते हैं आप? है कुछ यही बात है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, जो आवाम के फ़ायदे की चीज़ें, मुफाद की चीज़ें, वो अभी तक आवाम को डिलीवर नहीं हो पाती। कोरोना के दौरान हो, रमज़ान के दौरान हो, सैलाब के दौरान हो, बहुत कसी रकम में इमदाद बाँटी गई, मगर हकीकी हकदारों तक नहीं बाँटी गई। अभी इसी के लिए, इसके सदेबाब के लिए कोई तरीक़ेकार होना चाहिए, वो अभी तक तरीक़ेकार नहीं हो रहा। कोरोना के दौरान गरीबों के साथ अमीर लोग भी इस दुनिया से कूच करके गए, मगर अफसोस है कि फिर भी अमीर या ब्यूरोक्रेट करप्शन से बाज नहीं आते। ये बताइएगा कि आजकल मैं ये देखता हूँ कि जो भी सरकारी इश्तिहार आता है ना, उसमें लिखा होता है से नो टू करप्शन। आप किसी दफ्तर में जाते हैं, लिखा होता है पीछे से नो टू करप्शन, लेकिन उसी के नीचे बैठ के करप्शन हो रहा होता है। क्या आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं? साईं, ये तो ऑनलाइन मीडिया पे बात करना थोड़ी सी इसी तरीके से मुश्किल होती है, क्योंकि ये सरकार के इदारे हैं जो लिखते हैं से टू नो करप्शन। ज़ाहिर है उनको उन्हीं पे अमल पैरा होना चाहिए, मगर सवाल ये आता है जब नेब हो, करप्शन हो, इतने तादाद में ऑफिसरों को पकड़ा है, इतने खती रकम, कसी रकम बरामद हुई है, गिव टेक का मसला हुआ है, तो असल बात ये आ रही कि ये पैसे अभी तक खुशहाली क्यों नहीं आई, इसमें सब कुछ आ जाता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी वज़ीर को डेली की बुनियाद पे तालीम के स्कूलों में जाते देखा? ये तो कभी भी नहीं हुआ ना। हालांकि हमारी पीस पार्टी की हुकूमत है, जमहूरियत की हुकूमत है, रोटी कपड़ा और मकान की हुकूमत है, मगर लोगों को तालीम नहीं मिल पा रही, लोगों को सेहत नहीं मिल पा रही, लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही। कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जहाँ पे देखा जाए तो लैंड ग्रैबरों का दौर है, जगहों पे कब्ज़े हो रहे हैं। गरीब जो मुतस्तबका है, जिनकी पहुँच नहीं है, जिनकी सपोर्ट नहीं है, उनके रातों रात उनके जगहों पे कब्ज़े हो रहे हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, जिसी पे काम करने की ज़रूरत है, जिसको सोचने की ज़रूरत है। मैं तो वज़ीर पाकिस्तान को, बिलाल भुट्टो को, वज़ीर सिंध को अपील करूँगा तो खुदारा इस लैंड ग्रैबरों को, कब्ज़ा माफिया को और इनका खात्मा किया जाए शुरू से। अच्छा, ये देखें, ये लैंड ग्रैबर हर दौर में हुए, कब्ज़ा माफिया भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब इस वक्त मौजूदा दौर में मैं ये देख रहा हूँ तेज़ी के साथ अदलिया में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली मुझे नज़र आ रही है। बड़ी बड़ी जगहें वाज गुजार कराई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी बड़ी जगहें। वो रफ़ाई प्लॉट जिनमें शादी हाल चल रहे थे, उन्हें भी वाज गुजार कराया गया। आपके सामने की बात है, तब्दीली तो आ रही है। देखें, इतनी जल्दी इसाक साहब तब्दीली कैसे आएगी? 72 साल पुराना निज़ाम एकदम तब्दील नहीं हो सकता। बात ये कि आप हुकूमत को टाइम दें। आपने तो अपना टाइम हमेशा पूरा किया। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तब्दीली आ रही है। बहुत सारे लैंड ग्रैबरों के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे लैंड ग्रैबरों को गिरफ़्तार किया गया है, मगर बात ऑन दी रिकॉर्ड है जो हमारे रोज़ाना सेक्रेटरीट में शिकायतें आती हैं कि सिर्फ़ कराची के अंदर सरकारी ज़मीनों पे नए नए तरीके से कब्ज़े हो रहे हैं। अब इसके पीछे कौन है, ये बात आप ऑन दी रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, ये आप अपने चैनल की मार्फत वज़ीर पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन बिलाल भुट्टो तक पे पहुँचाए कि ये सिर्फ़ कराची के अंदर कौन सी माफिया है कि सरकारी ज़मीनों पे नए तौर पे जो कब्ज़े हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है। देखें इसाक साहब, बात ये है मेरे भाई, न्यूज़पेपर में और चैनल्स के ऊपर रोज़ाना कोई ना कोई स्कैंडल तो आता ही है, आप देखते ही हैं। और एक सफाई का अमल शुरू तो हुआ है इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि वक्त दरकार है, अच्छाई जो है उसे आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा,
लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, पिछले दिनों एक बच्ची की फेसबुक पर एक अपील वायरल हुई थी। उस लड़की का नाम था कोमल। जी जी कोमल नाम था ना? जी जी जी। अच्छा, उस कोमल को आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया आपकी ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने, और उस बच्ची के क्या मामला थे ज़रा बताना पसंद करेंगे, हुआ क्या था उसके साथ? डॉक्टर साहब, आपने ऐसा सवाल पूछा कि बहुत बाहिम्मत सवाल है, और आपको क्रेडिट जाता है सलामती न्यूज़ चैनल की, उसकी टीम को, जिसने मज़लूम की आवाज़ का लफ्ज़ आपने लिया। पिछले दिनों कराची की बेटी कोमल के साथ वहाँ के रहने वाले चंद गुंडों ने उसको मैसेज करना, पीछा करना, जान से मारना, अगवा करना और उसके ऊपर तेज़ाब फेंकने की धमकी दी थी, जिस वजह से वो चंद महीनों से अपने घर में मौसूर थी। जब उसने हिम्मत पकड़ी, वो हमारे इंसानी हुकूक़ के इदारे सेक्रेटरी में पहुंची, तो हमने उसकी मदद करना शुरू की, उसकी सपोर्ट की। उसके बाद हमने IG सिंध से, DG रेंजर से रब्ता किया, जिन्होंने हमारी बाकायदे सुनी और इसके लिए इक़दाम जारी किए। और इसके साथ कराची की पूरी सिविल सोसाइटी, मीडिया इस कराची की बेटी के साथ रहे, जिनके नतीजे में लियाकताबाद में मुकदमा दर्ज हुआ और मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। अच्छा, मुलज़मान तो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद बताएंगे कि क्या हुआ? क्या उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ मिल सका अब तक? डॉक्टर साहब, मुलज़मान तो फौरी गिरफ़्तार हुए, पुलिस ने मदद की, सिविल सोसाइटी ने पूरी मदद की। सिविल सोसाइटी ने और मीडिया ने जितना किरदार अदा किया, उसके बाद मुझे यकीन है कि अगर सिविल सोसाइटी, मीडिया का इस तरह का किरदार रहा तो कराची की कोई बेटी इंसाफ से महरूम नहीं रहेगी। मगर अफसोस है कि अदालत ने उसको 5 मिनट में छोड़ दिया। अच्छा इसाक साहब, देखें ना, हमारे यहाँ तो गवाह चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, और जब गवाह नहीं होते तो एक निज़ाम होता है ना, हर मुल्क का, हर इदारे का एक निज़ाम होता है, और वो उस निज़ाम के हवाले से चल रहा होता है। खैर, मुझे उम्मीद है, और आप जैसे लोग जब खड़े होते हैं तो यकीनन वो बच्ची को ज़रूर इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। और पूरा मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, शाना बशाना। आपके अच्छे कामों में मीडिया ने आपका हमेशा साथ दिया है, क्योंकि आप तो ख़ुद एक मीडिया पर्सन हैं, आप तो ख़ुद अखबार के एडिटर भी रहे हैं, चीफ़ एडिटर भी। आप माशाल्लाह प्रेस क्लब आपका अपने बनाया हुआ था माशाल्लाह से, फिर ह्यूमन राइट फाउंडेशन के हवाले से आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस टाइप के केसेस तो आपके पास मेरा ख्याल है माजी में भी आए हैं। जी जी, और आपने उनका हल निकाला है। बहुत सारे केसों में हमने लोगों की मदद की है, सफ़ेद पोश लोगों की मदद की है, कोरोना के दौरान हमने लोगों की मदद की है, रमज़ान में मदद की है, सैलाब के दौरान मदद की है। मगर अफसोस ये होता है कि जिन तंजीमों के पास फ़ंड आता है वो सफ़ेद पोश लोगों तक नहीं पहुंचती। इस दौरान तो वो भी नहीं पहुंचे, और उसके दौरान जो हमारे कराची के अंदर, हमारे सिंध के अंदर वापडा और KC है, उन्होंने भी समझ लिया कि दहशतगर्दी का प्रोग्राम अंजाम दिया और किरदार अदा किया, जिसके अभी तक उनके लिए भी कोई वाज़ेह अमल या सज़ा का अमल नहीं हुआ। देखें, ये तो अगर हम गुफ्तगू करेंगे ना, तो मसाइल इब्ने आदम तो 72 सालों से हैं इसाक साहब। बात यह है कि अवाम परेशान है, महंगाई का दौरा है, चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस का फुकदान है। जब माशरे में चेक एंड बैलेंस का फुकदान होता है तो लोग फिर अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखने लगते हैं। क्या समझे आप? क्या मेरी राय गलत है? ना, बिल्कुल सही बात है। अभी भी लोग पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, और उनके दौरान जो कराची में भी अमन हुआ है, उनकी मरहून मिन्नत हुई, जो यहाँ पे कराची में अमन हुआ है। कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची में जब अमन हुआ है तो पूरे पाकिस्तान को उसका समर पहुँचता है और फ़ायदा पहुँचता है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला अमन कायम रखेंगे। दिफा सोशल मीडिया पे हम काम करें, जहाँ पे यहूदी लाबी, दूसरे पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आर्मी के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया है सोशल मीडिया पे। तो डॉक्टर साहब, आपको पता है, आप, हम और दूसरे साथी इसी दिफा पाकिस्तान सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। देखें इसाक साहब, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की सलामती का दारोमदार उसकी फ़ौज के ऊपर होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है।
और अब तक जिस तरीके से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान ने किया, मैं नहीं समझता सुपर पावर की अफवाज भी नाकाम हुई हैं। ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, सुपर पावर की अफवाज भी नाकाम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की जान है, ये कौम आज भी खड़े होकर सलाम करती है। वो नाअक़बा अंदेश सियासतदान जो अपनी सियासत चमकाने के लिए अफवाज पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज़ करते हैं या कीचड़ उछालते हैं, इसाक़ साहब अवाम उन्हें पसंद नहीं करती, अवाम उन्हें कतन पसंद नहीं करती। अफवाज पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान फ़ौज ने हमारे पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अभी भी कुर्बानियाँ दे रही हैं। अभी ज़रब अज़ब के दौरान पे पिछले हफ्ते एक ही दिन में 16 जवान हमारे शहीद हुए, जिनकी एक साथ जनाजे नमाज़ पढ़ी गई है। ये किसके लिए? ये आप हमारे आबा अजदाद बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करें। पाकिस्तान फ़ौज हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, पाकिस्तान पुलिस हो, हम इन सिक्योरिटी इदारों को सलाम पेश करते हैं, इनके साथ हैं। इनके ख़िलाफ़ जो भौंकने वाले वो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनको इंशाअल्लाह ताला अवाम रद्द कर चुकी है। वो कभी भी अपने अज़ा में कामयाब नहीं होंगे। यकीनन मैं भी ये समझता हूँ। अच्छा, आखिर में हम चलते हैं, थोड़ा सा निजी गुफ्तगू करें कि माशाल्लाह एक शादी है, दो? एक शादी है डॉक्टर साहब। अच्छा, जो आप तो माशाल्लाह खुद डांट रहे हैं, आपको तो खुद नवशुनास होना चाहिए कि अच्छा बच्चे कितने? किस तरह सवाल पूछा मुझे भाई देखें, सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अमूमन ये होता है कि ये जो मीडिया के लोग होते हैं जो ह्यूमन राइट्स का काम करते हैं, अमूमन जो है उनकी 2 शादियाँ 3 शादियाँ भी देखने में आई हैं। तो मैंने तो ऐसे एक सवाल आपसे किया था, नाराज़ होने की इसमें क्या बात है? साहब एक शादी है, अगर आप मजाक में पूछ रहे हैं तो हम इतने बिजी होते हैं, आपको पता है कि 24 घंटे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप लोगों के मसाल में, तो बाकी तो टाइम मिलता नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं? हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, वो माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ अपने बिजनेस हैं और बच्चों की शादी भी हो चुकी है। अच्छा, कितने बच्चों की माशाल्लाह? 2 बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, 1 बेटी की शादी हो चुकी है। अच्छा, मतलब नाना दाना दोनों, नाना भी दादा भी, यानी आप भी मेरी सब में शामिल हैं? बिल्कुल हैं, ख़ुदा का शुक्र है, करम है माशाल्लाह। तो नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे टी विद टैलेंट, और आज मेरे साथ थे ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के सरबरा जनाब इसाक शेख साहब, जो कि एक मीडिया पर्सन भी हैं। और आपने सुना उन्होंने कितनी खूबसूरत आज गुफ्तगू की। और जाते जाते मैं एक शेर नाजरीन आपके नज़र कर दूं कि सुकूत शाम गरीबा में सुन सको तो सुनो, सुकूत शाम गरीबा में सुन सको तो सुनो, मख्तलों से अभी तक सदाएं आती हैं, लहू से जिसको मुनव्वर करे दिमाग बशर, हवाएं ऐसे चिरागों से खौफ खाती हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम इजाज़त चाहते हैं। इसाक शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे। यकीनन नाज़रीन ने आपका प्रोग्राम जब चलेगा तो नाज़रीन पसंद करेंगे, क्योंकि आप शख्सियत ही ऐसी हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, इजाज़त चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम से। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके पास होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई शख्सियत होगी, फिर गुफ्तगू होगी, और ये सिलसिला टी विद टैलेंट का जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।